शो देशित लेकर आपके साथ मैं अदिति त्यागी, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का हित। बिल्कुल, खबर के पीछे का बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देशित। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। जल्दी से नजर डालेंगे इस वक्त की टॉप 20 खबरों पर। भारत में 3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। नया लॉकडाउन 19 दिन का होगा। प्रधानमंत्री ने कहा इस बार कठोरता बढ़ती जाएगी। जो इलाके हॉटस्पॉट से निकल जाएंगे उन्हें 20 अप्रैल से मिल सकती है छूट, लेकिन एक भी कोरोना पॉजिटिव मिला तो वापस ले ली जाएगी रियायत। लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के साथ देश भर में यात्री ट्रेनें भी 3 मई तक के लिए बंद। सिर्फ मालगाड़ियां चलती रहेंगी। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी 3 मई तक रद्द। मुंबई में लॉकडाउन का बड़ा उल्लंघन। बांद्रा स्टेशन पर घर जाने के लिए जमा हुए सैकड़ों की संख्या में मजदूर। पुलिस ने लाठी चार्ज करके स्टेशन खाली करा दिया है। बांद्रा में लॉकडाउन उल्लंघन के लिए आदित्य ठाकरे ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। कहा घर वापसी के बंदोबस्त होते तो लोग नहीं फंसते। बांद्रा में लॉकडाउन उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम उद्धव ठाकरे से बात। कहा ऐसी घटनाओं से लड़ाई कमजोर होती है। फडणवीस ने कहा राज्य सरकार जिम्मेदार। बांद्रा के बाद गुजरात के सूरत में भी लॉकडाउन का उल्लंघन। बाड़छा इलाके में जमा हुए कई डायमंड वर्कर। घर भिजवाने की मांग, खाने पीने की भी शिकायत। पीएम मोदी ने देश की जनता से मांगे 7 वचन। कहा बुजुर्गों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और किसी को नौकरी से ना निकालें। प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप पर मांगा देश से 7वां वचन। कहा ऐप डाउनलोड करें, संक्रमण पर बारीकी से नजर रखने के लिए आपको बताया था। देश में कोरोना के मरीजों में सबसे बड़ा इजाफा। 24 घंटे में 1463 मरीज बढ़ गए हैं। अब तक 353 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,815 हुई। 1,190 लोग ठीक भी हुए। पहली बार एक दिन में 21,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। कोरोना फैलने के लिए केजरीवाल ने फिर ठहराया जमात को जिम्मेदार। कहा विदेश से आने वाले भी वजह। दिल्ली में अब तक 1510 मरीज। कांग्रेस का लॉकडाउन बढ़ाने को समर्थन, लेकिन कहा अर्थव्यवस्था बचाने के लिए सरकार के पास नहीं है रोड मैप। गरीब और मजदूरों के लिए कुछ खास नहीं किया। नांदेड़ साहिब में फंसे 3000 सिख तीर्थयात्रियों की गुहार। सरकार से कहा घर पहुंचाने का इंतजाम करें। फसल तैयार खड़ी है, काटने वाला कोई नहीं है। गुजरात के बोटाद में लोगों ने हनुमान मंदिर को बदला हॉस्पिटल में। कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए 100 बेड। 2 करोड़ के चंदे से इलाज के सारे इंतजाम किए। कोरोना से आर्थिक मंदी के आसार के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान 2020 में भारत की आर्थिक विकास दर 1.9% रह सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर की बात। प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लोगों को आने वाले रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं दी। शुरुआत करेंगे आज बांद्रा से जो तस्वीरें आई, चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें। और अमन, ऐसा लगा जैसे बांद्रा में आनंद विहार आ गया। बिल्कुल सोचिए, और आज 19 दिन के लॉकडाउन का आज ही ऐलान किया प्रधानमंत्री ने। आज ही ऐलान हुआ और आज ही ऐसी तस्वीरें, मतलब लॉकडाउन 2.0 का आज ऐलान हुआ है। और आज इस तरह की चिंता, देश की चिंता बढ़ा देने वाली तस्वीरें मुंबई के बांद्रा से आई है। यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर आपकी चिंता और बढ़नी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र जहां तक कोरोना संक्रमितों की संख्या का मामला है उस लिहाज से राज्यों में सबसे आगे है। और मुंबई में भी 1,500 से ज्यादा केसेस सामने आने की बात कही जा रही है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पार आज मस्जिद के पास सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो गई। इनमें वो प्रवासी मजदूर थे जो बिहार और बंगाल से हैं। ये लोग ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। इनकी मांग ये थी कि इन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। हालांकि प्रशासन द्वारा बाद में इन्हें समझाया गया और अमन, हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा। देखिए, पहले भीड़ इकट्ठा हुई, बेकाबू हुई, लाठीचार्ज हुआ, फिर पुलिस को सैनिटाइज भी किया गया है। इन लोगों को यहां से हटाया गया। लेकिन सवाल देखिए वही है कि क्या ऐसी होगी सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब लॉकडाउन का मजाक। हैशटैग भी हमारा है लॉकडाउन का मजाक। जिन लोगों ने बनाया, जिनकी वजह से बना, कौन जिम्मेदार। हैशटैग लॉकडाउन का मजाक पर आप ट्वीट करें। हम आपकी राय को देशहित में जरूर शामिल करेंगे। ये शाम 4 से 5 बजे की तस्वीरें आती थी। 4 से 5 बजे की तस्वीरें। पहले भीड़ जमा हुई, फिर लाठीचार्ज किया गया, जगह को खाली कराया गया, सैनिटाइज कराया गया और उसके बाद सियासत शुरू हो चुकी है सिलसिलेवार तरीके से। पूरा सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं। तो बांद्रा रेलवे स्टेशन, जहां पर ये बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपको बता देते हैं। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ जुटी। पुलिस ने भीड़ को बांद्रा स्टेशन से हटाया, इलाके को खाली कराया गया। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का फैसला नहीं लिया, ये आरोप लगाया आदित्य ठाकरे ने। और इस सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। और अमित शाह ने कहा कि ऐसी घटनाओं से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती है। हमारे साथ राजीव रंजन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, अब क्या हालात हैं? लोगों को हटा लिया गया है, जगह खाली हो चुकी है, लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। अमन, साफ है कि जिस तरीके से वहां देखा जाए तो पूरी तरह से सियासत अब शुरू हो चुकी है। अगर तस्वीरों में देखें तो राजा रहवर खान है जो कि वहां के नगर सेवक पार्षद हैं और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि आप अपने घरों पर लौट जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस स्टेशन पर वहां लोग इकट्ठा हुए हैं उस स्टेशन से कोई भी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन नहीं जाती है। जो भी ट्रेन जाती है वो साप्ताहिक जाती है
अगर नियमों के हिसाब से देखा जाए, अगर ट्रेन के बारे में जानकारी दी जाए, वो लोकल स्टेशन था, वहां लोग इकट्ठा हुए। आखिर लोगों का इकट्ठा होने का कारण क्या था? क्या उन्हें किसी तरह से भड़काया गया था? क्या उन्हें यहां आने के लिए बुलाया गया था? और इसके बाद ये सारा ड्रामा किया गया था कि इस तरह से। राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करें। मतलब ये प्रवासी मजदूर ये जाना चाह रहे थे, कहा जा रहा है यूपी बंगाल बिहार, बता रहा हूं कि जो यहां से ट्रेन जाती नहीं है वहां पर। यूपी बंगाल बिहार, जो वहां से कोई भी यूपी बिहार और बंगाल की ट्रेन रेगुलर नहीं जाती। एक केवल साप्ताहिक ट्रेन है, वो भी शुक्रवार को ट्रेन है, वो ट्रेन वहां से जाती है। लेकिन अगर यहाँ इन लोगों को ये लोग यहाँ आए थे तो इसका मकसद क्या था? क्या उन्हें किसी तरह से भड़काया गया था, उन्हें बुलाया गया था, या इस तरह के ड्रामा किए गए थे? यानी लॉकडाउन के जो प्रधानमंत्री के आह्वान को उसे एक धत्ता बताने की कोशिश की थी या उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उस वक्त वो जो लोग थे वहां शास्त्री नगर और बाकी जो निकटवर्ती इलाके के लोग थे और वहीं वो बांद्रा पश्चिम में वो जमा हुए थे, वो भी लोकल ट्रेन स्टेशन के, यानी लोकल ट्रेन जो यहाँ से सफर करती है लगभग 60 से 70 किलोमीटर, वहीं के लिए वहां जमा हुए थे। अगर इन लोगों को वहां जमा किया गया था तो उसके पीछे मकसद क्या था? भले ही राष्ट्र के नाम संबोधन आज दिया हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, तो फिर आज ही के दिन को क्यों इस तरह से चुना? भीड़ ने इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे वहां पर पहुंच गए? अपने आप में सवाल है। आपके पास आऊंगी क्योंकि इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। अपने दर्शकों को जल्दी से हम सुनवाने जा रहे हैं। उन मजदूरों को मस्जिद के बाहर कैसे कांग्रेस के पार्षद राजा रहबर खान ने समझाया कि कोरोना बहुत घातक है और ऐसे वक्त में लोगों का घर जाना ठीक नहीं होगा, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या कहा, सुनिए। कर रहे हैं, ठीक है, तकलीफ है, तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ईमान वाले हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर जो बोल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। बोलो, अल्लाह की तरफ से है क्या? नहीं। तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है कि तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल, तो ये बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ दूसरे चैनल्स पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पर यह कहा जा रहा है कि मस्जिद के बाहर से कांग्रेस के पार्षद राजा रहबर खान ने भड़काया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पार्षद राजा रहबर खान बल्कि वहां से लोगों को घरों में जाने के लिए कह रहे थे कि लॉकडाउन का पालन करना होगा। वो भड़का नहीं रहे थे जैसा कुछ चैनल्स दावा कर रहे हैं, लेकिन स्थिति तो बिगड़ी राजीव रंजन, और स्थिति बिगड़ी जिसके बाद अभी उद्धव ठाकरे मीडिया से भी बात कर रहे हैं, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। राजीव, जाहिर है 8 बजे के करीब उन्होंने फेसबुक लाइव करने की बात की है और मीडिया को संबोधित करने की बात है कि जिस तरीके से ये महाराष्ट्र का जो सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। आखिर ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये बातें सामने आई हैं, अचानक से इतने लोग सामने आए हैं, उससे प्रशासन भी चिंतित है कि आखिर ये कहाँ से। प्रशासन भला ही वो साफ साफ ना कहे, लेकिन प्रशासन ये जरूर मानता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिससे अचानक से एक साथ इतने लोग इकट्ठे हो गए। जो प्रशासन के प्रयास है, हर जगह सड़क नाके पर वो नाकेबंदी की गई है, जो भी लोग जाते हैं एसेंशियल सर्विसेज से हैं कि नहीं, ये पूछताछ की जा रही है। और अचानक से इतने लोग यहाँ आ गए, ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उन्होंने जो 21 दिनों तक सारा प्रयास किया है, उस प्रयास में कहाँ चूक हो गई है कि अचानक से इस तरह इतने सारे लोग आ गए। जिस तरीके से स्थानीय लोगों से बातचीत की है, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है, अहम लड़ाई है, और गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से। आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं ये लोग रहना नहीं चाहते, ये लोग घर जाना चाहते हैं। बांद्रा के डीसीपी क्या कह रहे हैं, जल्दी से वो सुनवाते हैं राजीव, उसके बाद आपका रुख करेंगे। बांद्रा रेलवे स्टेशन के परिसर में कुछ 1500 के आसपास लोग जमा हुए थे। क्राउड का कुछ भाग अग्रेसिव हो गया, जिसे कंट्रोल में लाने के लिए सौम्य बल का प्रयोग करना पड़ा और उस भीड़ को, उस गर्दी को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद वहाँ पे चौक बंदोबस्त लगाया गया है और अभी सिचुएशन नॉर्मल है, पीसफुल है।
तो अभी सिचुएशन नॉर्मल है। करीब 1,500 लोगों के इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर आप डीसीपी को कहते हुए सुन रहे थे और इस सब के बीच सियासत लगातार गरमाई हुई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको आनंद विहार की तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर याद आ रही होंगी। एक तरफ ये बांद्रा स्टेशन जहाँ पर अभी आपने सुना बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, दूसरी तरफ आनंद विहार से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें 28 मार्च को आई थी और तब भी यही सवाल उठा था कि लॉकडाउन के नियमों के साथ मजाक कैसे किया जा रहा है। राजीव रंजन, वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी डीसीपी का रिएक्शन सुनवाने से पहले, सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। जाहिर है कि जिस तरीके से जैसे ही ये पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां हटाया, जैसे ये सारी खबरें आने लगी, उस वक्त ताबड़तोड़ अगर देखा जाए तो आदित्य ठाकरे का ट्वीट आया। ट्वीट के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। सवाल उठता है कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद इस तरह की बातें सामने आती हैं, यानी इस मामले में जहां इस तरीके से नियंत्रण करने की बात है, जहां इन लोगों को समझाने की बात है, वहां इस तरह से आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि सरकार क्या लॉकडाउन को लेकर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र सरकार गंभीर है या नहीं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा और साफ साफ लोगों से 7 वचन की मांग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप इस वचन को निभाइए और इस वचन के आधार पर ही अगर आप चाहते हैं तो दिला रहे हैं ना, कोरोना के आदित्य ठाकरे को सूरत की भी याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर भी ऐसा ही हुआ। देखिए, आदित्य ठाकरे अगर ये कह रहे हैं कि सूरत में ऐसा हुआ तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोगों को समझाने की सबसे उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। आखिर लोगों को किस तरीके से समझाना, अगर इस बांद्रा के इलाके में उनके प्रतिनिधि आते हैं और इस बात से लोगों से वाकिफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों ने ये साफ साफ कहा कि हमारी दिक्कतें ये भी हैं कि हमें खाना वक्त पर नहीं मिल पाता, हमें खाना, क्योंकि राजा रहबर खान जो कि वहाँ के पार्षद हैं, उन्होंने साफ साफ नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप राजीव अपनी जगह, लेकिन अब उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला बिल्कुल सही। वैसे महाराष्ट्र में पहले ही बढ़ाया जा चुका था 30 अप्रैल तक लॉकडाउन, अब वो 3 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की तरफ से बढ़ा दिया गया है। लेकिन आदित्य ठाकरे तो ये कह रहे हैं कि ये होना ही था, इसका इलाज केंद्र को करना था। ये समस्या हमने सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी उठाया था। राजीव रंजन, मतलब अंदेशा पहले से था ना सरकार को, ये हो सकता है जो ट्वीट किया आदित्य ठाकरे ने कि ये समस्या मैंने कई बार उठाई, सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी उठाई गई, ये हो सकता था, इसका इलाज केंद्र को करना था। ये अब कहा जा रहा है राज्य सरकार कह रही है केंद्र जिम्मेदार, केंद्र कह रहा है राज्य जिम्मेदार, जो फडणवीस कह रहे हैं। राजीव, आदित्य जिस तरीके से मामले को अलग अलग दिशा पे ले जा रहे हैं, वो उन दिशा पे ले जाने के बजाय इसका इलाज राज्य सरकार को ही ढूंढना चाहिए था। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उनके हर मदद की, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने एफसीआई के गोडाउनों में साफ साफ जो अनाज है, लगभग 6 महीने का अनाज वहां दिया है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की तरफ से वहां ट्रकें नहीं जा रही है, ये एफसीआई के लोगों का नाम था कि राज्य सरकार उस तरह के जो पीडीएस में जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन राज्य सरकार केंद्र सरकार से नहीं कर पा रही है तो दिक्कतें जरूर होगी। केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जिम्मेदारियां जरूर तय की। ना इन मजदूरों को खाना चाहिए, ना इन्हें घर चाहिए, इन्हें तो अपने घर लौटना है। देखिए उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, बड़ी बात इस समय आपके स्क्रीन पर, कोरोना संक्रमण के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम, और साथ ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी रहने, लंबी लड़ाई की बात यहां पर राजीव रंजन लगातार उद्धव ठाकरे द्वारा कही जा रही है और प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और राजीव, एक और चीज ये भी खबर आई थी कि कुछ अफवाह उड़ी थी कि लॉकडाउन खुल जाएगा, ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी, इस वजह से ये लोग यहां इकट्ठा हुए थे। ये क्या थ्योरी है कि कोई र्यूमर था, अफवाह उड़ी थी? राजीव, जाहिर है जिस तरीके से जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे उन्हें ये बात कहा गया था, जहां तक उनके स्थानीय लोगों की तरफ से ये बातें जरूर कही गई है कि 14 तारीख के बाद 5 दिन तक ट्रेनें चलेंगी, इसलिए वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इकट्ठा खास करके अगर, क्योंकि जिस प्रदेश के वो लोग हैं, यूपी, बिहार और बंगाल के लोग हैं, उस प्रदेश के लिए वहाँ से ट्रेनें नहीं है। लेकिन वहीं बांद्रा में इकट्ठा होना अपने आप में कई, हालांकि इसकी जांच का विषय है, प्रशासन जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्यों यहाँ इकट्ठे हुए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ गृह मंत्री का बयान आया गया कि अफवाह जो फैलाई गई उस अफवाह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यह स्पष्ट है कि गृह मंत्री भी मानते हैं कि यहाँ इस बारे में अफवाह फैलाई गई है कि लोग यहाँ लॉकडाउन के बाद ट्रेनें खुलेंगी और लोग जा सकेंगे। अफवाह थी। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि नहीं, मजदूर तो तैयार ही नहीं थे, उनको तो घर जाना ही है, हम ये बात बार बार उठा रहे थे, तो किसकी बात माने?
देखिए अदिति, साफ है कि जिस तरीके से तिगड़ी की सरकार है उस सरकार में आपसी तालमेल की अगर ये बात अगर सूक्ष्मता से देखें तो हो सकता है कि आपसी तालमेल भी ना दिख रहा हो, क्योंकि गृह मंत्री साफ कर रहे हैं कि अफवाह के पे कार्रवाई की जाएगी और जो आदित्य ठाकरे हैं वो दोष दे रहे हैं। तो दोष दे देने से ही सारी उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को खत्म करने के लिए आखिर इन मजदूरों के बारे में ये जो तस्वीरें आज देश ने देखी है, ये चिंता बढ़ाने वाली है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से ना हो, कम से कम इसकी कोई गारंटी कम से कम ले। वैसे लेने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी कोई ले ले कि ये दोबारा ना हो, क्योंकि आज एक और संकल्प लिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, वयम राष्ट्रे जागृयाम, यानी कि ये श्लोक वैसे यजुर्वेद से लिया गया और इसका मतलब होता है कि हम राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मिनट के लिए राष्ट्र को संबोधित किया। उनका संदेश यही सबसे बड़ा विजय मंत्र, और इसके बारे में तफसील से आपके लिए जानना और समझना दोनों बेहद जरूरी। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 मिनट का राष्ट्र संदेश महामारी के खिलाफ संपूर्ण विजय का मंत्र है। 24 मिनट के इस संबोधन का एक एक शब्द आपके लिए है। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। तो आपको बता देते हैं 24 मिनट के, जी हाँ 24 मिनट के इस ऐतिहासिक संदेश में वो शक्ति है जो ये बताने के लिए काफी कि जब बड़ी चुनौती आती है तो भारत कैसे उसका सामना करता है, कैसे उस चुनौती से पार पाता है। कैसे चुनौती बड़ी होती जाती है तो भारत गियर भी बदल लेता है, स्पीड भी बढ़ा लेता है और दुनिया को भी जीतने की राह दिखाता है। लेकिन उससे पहले लॉकडाउन पर 5 बड़ी बातें एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। पहली बात, आज प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। कब तक के लिए? तो अब ये 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कब से लागू होगा, तो आज रात 12 बजे से समझ लीजिए लॉकडाउन 2.0 शुरू हो चुका है। 19 दिनों का ये लॉकडाउन क्यों जरूरी है, इसका भी जवाब है हमारे पास। बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन के बिना कोरोना को हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए लॉकडाउन 2.0 इस देश की जरूरत है अगर लोगों को बचाना है। लेकिन देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का रण 41 दिनों का है, 41। अब ये कैलकुलेशन भी आप एक बार समझ लीजिए, आपकी जानकारी बढ़ाने वाली कैलकुलेशन है। और 41 दिन कैसे हैं कि एक दिन आप समझिए जिस दिन जनता कर्फ्यू था, 21 दिन जो पिछला लॉकडाउन था जो कल खत्म हो रहा है, और 19 दिन जो अब नया लॉकडाउन है, तो जोड़ेंगे जब 21, 19, 1 तो 41 दिन हो जाएंगे। बिल्कुल, तो लॉकडाउन 1.0 आज खत्म हो रहा है और फिर रात 12 बजे से लॉकडाउन 2.0 का
आगाज होगा। तो आपके स्क्रीन पर 22 मार्च, उसके अलावा लॉकडाउन 1.0 और फिर लॉकडाउन 2.0। अब सवाल है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 19 दिन भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा। हमारी बिल्कुल, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए 19 दिन कैसे जरूरी। हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। 21 दिन का लॉकडाउन इससे पहले कि पूरा होता, पीएम मोदी ने लॉकडाउन एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन एक्सटेंशन यानी कि 21 दिनों के लॉकडाउन को अगले 19 दिनों तक बढ़ा दिया गया। तो भारत में लॉकडाउन काल अब पूरे 40 दिन का हो गया है और आपके घर के बाहर 3 मई तक के लिए नई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। अब सवाल यह कि अगले 19 दिनों के लॉकडाउन से क्या होगा। हमने देखा कि पहले 21 दिनों के लॉकडाउन से भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 तक ही सीमित रही। यानी कोरोना संक्रमण पर हमने काफी हद तक काबू तो पा लिया, लेकिन पूरी तरह संक्रमण को रोक नहीं सके। इसलिए लॉकडाउन का बढ़ाया जाना जरूरी था। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं लागू किया होता तो एक अनुमान के मुताबिक 3 मई तक देश में 20 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो जाते। यानी कि लॉकडाउन से हम इस डराने वाले आंकड़े से बच सकते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत में अब भी सामुदायिक संक्रमण यानी कि कोरोना का तीसरा चरण शुरू नहीं हुआ है। अगर हमने लॉकडाउन खत्म कर दिया तो तीसरे चरण का खतरा बढ़ सकता था और तीसरे चरण का खतरा बढ़ने का मतलब है तबाही। और इस तबाही से देश को बचाने के लिए भारत ने समय रहते ही हर मौके पर निर्णायक कदम उठाए। अगर आप लॉकडाउन के पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर देखें तो भारत में लॉकडाउन 40 दिन का हो गया है। 40 दिनों के लॉकडाउन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है, ये भी आपको सुनना चाहिए। केसेस को अगर 28 दिन तक किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई केस ना आए, जो लास्ट केस नेगेटिव आए, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि वहां पर केसेस आने बंद हो गए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाती है। इसके तहत ही हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति और साथ में लॉकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंस प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। इस लॉकडाउन से आपको घबराना नहीं है, लड़ना है, जीतना है और इस लड़ाई में सरकार का हर कदम पर साथ देना है। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक क्यों किया गया, क्योंकि पहले तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है और कई राज्यों में ऐसा हुआ। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि 3 मई तक बढ़ाया गया? 30 अप्रैल तक क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह आपकी स्क्रीन पर है। 1 मई मजदूर दिवस है, उस दिन छुट्टी रहेगी। 2 मई को शनिवार है और 3 को रविवार है, यानी कि वीकेंड की छुट्टी रहेगी। तो इस लिहाज से जो 30 अप्रैल तक हो सकता था, जिसकी संभावना प्रबल थी, आगे 3 दिन छुट्टी थी। इस वजह से 1, 2, 3 सीधा 4 मई एक नई सुबह, स्वच्छ और स्वस्थ भारत की उम्मीद ये की जा रही है। वैसे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय मॉडल की तारीफ आप जानते हैं पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हर नागरिक की जान की कीमत को समझा जा रहा है। हम हर नुकसान झेल सकते हैं लेकिन मानवता का नुकसान नहीं झेल सकते। 24 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि क्यों दुनिया में भारतीय मॉडल हिट है। जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। जब दुनिया सोच रही थी, भारत लड़ रहा था। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इसलिए आज भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। महीना 1.5 महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन देशों में हजारों लोगों की
दुखद मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 11,000 से भी कम। इसलिए आज आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा देश दुनिया की महाशक्तियों से आगे है। कोरोना के खिलाफ सबसे आगे हिंदुस्तानी। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कोरोना के खिलाफ भारत कैसे विश्व गुरु है। तो कोरोना के खिलाफ भारतीय मॉडल हिट कैसे रहा है, अमन आंकड़ों के जरिए दर्शकों को बताते हैं। देखिए 76 दिन में भारत में 10,000 से ज्यादा केस, 76 डेज में 76 दिनों में। 30 जनवरी को पहला मामला आया। आज 14 अप्रैल को ये आंकड़ा पहुंच चुका है 10,815 तक। अब जरा तुलना कर लीजिए, अगर अमेरिका से बात की जाए तो वहां 22 जनवरी को पहला मामला आया था और तब से लेकर 83 दिनों में यानी आज तक 5 लाख, सही सुने, 5,82,000 से ज्यादा केसेस हैं। अब इटली आपको बताते हैं 31 जनवरी को वहां पहला केस आया और अब तक आंकड़ा है वहां पर 1,59,000 से ज्यादा केस इटली में। और स्पेन की बात करें तो 73 दिनों में 1,70,000 से ज्यादा केसेस वहां पर सामने आ चुके हैं। जर्मनी में 1,30,000 से ज्यादा केसेस 78 डेज में, 78 दिनों में। और फ्रांस की अगर बात करेंगे तो 81 दिनों में 1,37,000 से ज्यादा केसेस वहां पर सामने आए हैं। और अब आप तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखें, आंकड़ों की तुलना करें तो आप समझेंगे कि भारत जहां सिर्फ 11,000 के अंदर कोरोना केस को रोकने में सफल रहा है। और देखिए अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीरें किस तरह से वो गमछा लेकर पहनकर आए, नमस्ते करते हुए उनकी ये तस्वीर और गमछे से जुड़ी एक और तस्वीर आपको याद आएगी जब सीएम कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री गमछे का मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अपने 24 मिनट के संबोधन को समाप्त करने से ठीक पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 आग्रह किए, या हम यूं कह सकते हैं कि देश से 7 वचनों पर साथ मांगा। क्या है कोरोना के खिलाफ युद्ध में सप्तपदी विजय मार्ग, खुद प्रधानमंत्री मोदी की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। कोरोना वायरस की बात करें तो ना तो धर्म देखकर वार करता है और ना ही जाति और ना ही उसे देश की बाउंड्री की परवाह है। देखिए छोटे से छोटा मुल्क हो या फिर अमेरिका जैसा ताकतवर देश, कोरोना वायरस ने किसी को नहीं बख्शा है। और पाकिस्तान की बात करें तो जहां पर गरीबी, बेरोजगारी और कंगाली चरम पर है, उस देश में कोरोना धीरे धीरे अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। देखिए ऐसी परिस्थितियों को समझने के बजाय पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। महामारी से बचने के बजाय पाकिस्तान के कट्टरपंथी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मजहब के मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तो मजहब के नाम के पर किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हमने आपको दिखाया। जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि क्या पाकिस्तान में कोरोना का विस्फोट होने वाला है, ये आंकड़ों के जरिए जरा समझे। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त संक्रमित जो है 5,716 है, 69 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह के हालात पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ रहे हैं, भयंकर विस्फोट होने के पूरे आसार। अमेरिका में कोरोना की रफ्तार काफी तेज, किस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वहां पर बढ़ी है, चलिए आंकड़ों के जरिए आपको समझा देते हैं। देखिए 49 दिन लगे, 0 एक भी केस नहीं था, और 1000 केसेस पहुंचने में 49 दिन, फिर 1000 से 10,000 केसेस 8 दिन में हो गए, सिर्फ 8 दिन के अंदर। और सोचिए जरा, 10,000 से 1 लाख केस होने में बहुत जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 8 दिन में
10,000 से 1 लाख और फिर 1 लाख से 5.5 लाख होने में 16 दिन लगे। मतलब एक तरीके का विस्फोट हुआ अमेरिका में केसेस का। वैसे तो चाइना को अपने गुनाहों का हिसाब तो देना ही होगा। चलिए बात करते हैं आर्थिक विकास की, क्योंकि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना वायरस का असर पड़ेगा। प्रहार किया है इसने जबरदस्त, उस पर बात की जा रही है। भारत के विकास पर भी ब्रेक लगने की पूरी आशंका। क्यों कह रहे हैं, डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के बाद अब IMF ने 2020-21 के लिए विकास दर का अनुमान जो जताया है वो चिंता बढ़ाने वाला है। IMF का अनुमान है कि 2020 में भारत की आर्थिक विकास दर 1.9 रहेगी, 1.9% GDP। IMF ये कह रहा है कि चाइना और भारत ही 2 देश ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक विकास दर पॉजिटिव होगी। तो एक तरफ इसे थोड़ी सी राहत आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव विकास दर, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 1.9%। IMF ने दुनिया के आर्थिक विकास को लेकर भी भविष्यवाणी की है। 1930 के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी मंदी, ये IMF के हिसाब से। और साथ ही IMF कह रहा है कि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित होंगी। 2020 में वैश्विक आर्थिक विकास दर, ध्यान से सुनिए, -3% रहने का अनुमान है। मतलब ग्लोबल GDP -3%, और जनवरी के मुकाबले विकास दर 6.3% गिरने का अनुमान है, 6.3% गिरने का अनुमान। और इसी बीच आपको देश हित में ब्रेकिंग न्यूज दे दें। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं लॉकडाउन कोई लॉकअप नहीं है। बांद्रा से जिस तरह की तस्वीरें आई उसके उल्लंघन पर उद्धव ठाकरे ने कहा लॉकडाउन खुलेगा तो राज्य और केंद्र दोनों ही इसकी व्यवस्था करेंगे। केंद्र से बात चल रही है, किसी को परेशानी नहीं होगी, ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। लेकिन वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लॉकअप नहीं है, लॉकडाउन कोई लॉकअप नहीं है, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर व्यवस्था करेंगे। मैं केंद्र से बात कर रहा हूं, मेरी केंद्र सरकार से बात चल रही है, और कोई नहीं चाहता कि आप आपके मर्जी के खिलाफ कहीं ऐसे लॉकअप में पड़े हो। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है। और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार भी आपकी व्यवस्था करेगी। तो अब समय है चुनौती का सामना करने का, मुकाबला करने के लिए कोई हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता। आप हिंदुस्तानी हो, कोई डरने की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे की बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। वो मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। एक योद्धा होने के नाते कोरोना के खिलाफ इस जंग में आपको भी मुकाबला करना है, संयम बरतना है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मजदूर किसी तरह की अफवाहों में ना आए, प्रवासी मजदूर जहां हैं वहीं रहें, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरह की तस्वीरें आपने बांद्रा से आज देखी, वैसे ही तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार से आई थी 28 मार्च को। साथ ही अरविंद केजरीवाल द्वारा यह भी साफ कर दिया गया कि दिल्ली में बसें चलने की बात सिर्फ अफवाह भर है और इस पर किसी को किसी तरह का ध्यान नहीं देना है। साथ ही प्रवासी मजदूर जहां हैं वहीं रहे, ये अपील भी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है। और यही उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, उसके बाद जहां जो है सबको पहुंचाया जाएगा, उनके घरों तक, उनके गंतव्य तक उनको पहुंचाया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने का आपको इंतजार करना होगा। अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि आप जहां वहीं पर रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हो, हर कोई बस यही अपील कर रहा है, आप जहां हैं वहीं पर रुक जाइए, वहीं पर रहिए, सेफ रहिए। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं देश हित में, जहां पुलिस और प्रशासन ने सौसल तहसील में गीत संगीत के जरिए लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया और बचाव के तरीके भी बताए। सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह शर्मा के लिखे गीत आओ ये अलग जगहें, कोरोना को कैसे हराएं को सौसा SDOP ने आवाज दी है। और कोरोना फाइटर्स का सुरों से सजा ये अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है और वो फूल बरसाकर टीम का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, पुलिस वाले गाने गा रहे हैं, उन पर फूल बरस रहे हैं। तो लोगों को वार्न भी किया जा रहा है, उन्हें चेताया भी जा रहा है और ये तरीका अपने आप में नायाब है। उन पर फूल की